फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आओ अंग्रेजी सीखें। और उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया है और आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस करने जा रहे हैं, जिसके हम बेसिक कंसेप्ट्स, जो मूल सिद्धांत हैं उसके, हम वो करेंगे। तो आइए आज का चैप्टर करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। और जैसे दूसरे प्रेजेंट टेंस और उसके भाग की हमने पहचान सीखी थी, इसमें उनसे थोड़ा सा हटकर है। यहाँ पर हम इसकी पहचान के लिए हम उन शब्दों को नहीं देखेंगे, यहाँ पर हम आवाज़ को देखेंगे। भी जो लास्ट का जो शब्द है उसकी आवाज़ क्या आ रही है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसके अनुसार हम इसकी पहचान करेंगे। तो इसकी पहचान रहेगी पास्ट इंडेफिनिट की, जिसको हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। जिस वाक्य के अंत में आ, ए, ई आदि की आवाज आती हो, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। यहाँ पर आपने जो बात समझनी है वो आवाज, हमने यहाँ पर कहा है, यहाँ पर शब्द नहीं कहा। अभी ये शब्द आते हो, यहाँ हमने कहा कि उसकी आवाज आती हो। तो जैसे उदाहरण से आपको वो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। वह एक राजा था। दूसरा वाक्य है, मैंने पत्र लिखा। उसने खाना पकाया। यहाँ पर 3 उदाहरण आपको दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, आप देखो, इसमें जो शब्द है वो अलग है, था। इसमें जो आखिरी वर्ण है वो है खा, और यहाँ पर या। तो आप देखेंगे ये तीनों के तीनों अलग हैं, लेकिन हमने यहाँ पर बात की है आवाज़ की। अगर हम इसको वर्ण विन्यास जिसका कहते हैं हम, अगर इसको हम अलग अलग करेंगे तो ये थे जमा में आ, इसी तरह से खे जमा में आ। आपको पता है कोई भी व्यंजन जो है पूर्ण नहीं होता जब तक उसके अंदर स्वर नहीं मिल जाता। तो हम इनको अलग करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से ये जमा में आ। तो इन तीनों में आप देखेंगे कि यहाँ पर आ की आवाज आ रही है। अब हम दूसरा जो आया है, जैसे ए और ई, इसके भी एक एक उदाहरण देखते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। बच्चे क्रिकेट खेलने गए। यहाँ पर जो आखिरी वर्ण है वो है ए। और उसने पुस्तक लिखी। यहाँ पर खी है ये, और इसको अगर हम अलग करेंगे, खे जमा में बड़ी ई, यानी कि ई की आगे। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आ, ए और ई। अगर ये आवाज आती है हम उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे या सिंपल पास्ट टेंस कहेंगे। इस पे इसलिए इतना जोर दिया जा रहा है, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आगे आपका कार्य बहुत ही आसान हो जाएगा। अब बात है इसको अंग्रेजी में अनुवाद करने की। तो उसके लिए जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है एफर्मेटिव सेंटेंस का या स्टेटमेंट सेंटेंस जिसको हम कहते हैं,
उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी पास्ट टेंस। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। वह एक राजा था, जो फर्स्ट सेंटेंस है ही, और यहाँ पर मान लो वर्ब दिया है आपके पास इस तरह से, अगर हम साथ के साथ इसके वर्ब को भी समझने की कोशिश करें, वह एक राजा था, यानी कि हम यहाँ पर पास्ट की बात कर रहे हैं और सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे हम, तो ये हो जाएगा ही वॉज ए किंग। मैंने पत्र लिखा, जो सेकंड सेंटेंस है, आई, लिखना हो गया राइट, और उसकी दूसरी वर्ब होगी रोट, आई रोट ए लेटर। तीसरा सेंटेंस है उसने खाना पकाया, शी, पकाने की इंग्लिश होगी कुक, और यहाँ पर क्योंकि हमने सेकंड फॉर्म यूज कर लिया है तो ये होगा कुक्ड, शी कुक्ड फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चे क्रिकेट खेलने गए, चिल्ड्रन गए, जाने की होगी गो, और दूसरी फॉर्म होगी इसकी वेंट टू प्ले क्रिकेट। और नेक्स्ट है उसने पुस्तक लिखी, उसने यहाँ पर हम ही भी यूज कर सकते हैं और सी भी यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट शी, लिखने की फिर राइट होगी, और सेकंड फॉर्म होगी इसकी रोट, शी रोट ए बुक। इस प्रकार से इन सभी में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया हमने। एक बार फिर से आपको ये बताना चाहेंगे कि आप जो वर्ब की फॉर्म्स हैं उनको ज़रूर दोहराएं, उनके जो अर्थ ब्रैकेट में दिए होते हैं उनके अर्थ को भी याद करें, क्योंकि जब तक आपको वर्ब और उसके मीनिंग नहीं पता होंगे तो आप किसी भी वाक्य का अनुवाद करने में आपको बहुत अधिक समस्या आएगी, मुश्किल आएगी। इसलिए आप इस पार्ट को अच्छे से समझें और इसके 3-3 वाक्य लिखें जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट और अलग वर्ब का यूज हुआ है। उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई आपको परेशानी है, दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको हमारी बनाई हुई ये वीडियो मददगार साबित हो रही हैं और अच्छी लग रही हैं, आपको लगता है कि ये हेल्पफुल हैं, तो आप इनको आगे भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को लॉकडाउन की स्थिति में इसका फ़ायदा मिल सके। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो इंग्लिश से कतराते हैं, उनको मुश्किल लगती है। अगर आप स्टेप वाइज इसको इस तरह से करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। आप सभी घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।